नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसे अक्सर एक शिखर माना जाता है, गुप्त साम्राज्य। इसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टाइटल वाकई में सही है? आइए इस दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी दौर को गोल्डन एज या स्वर्ण युग बनाता क्या है। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसके लिए हमें सबूतों को खंगालने की जरूरत है। और आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। तो स्वर्ण युग का मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है एक ऐसा दौर जो बहुत ही रेयर होता है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि हो और कल्चरल अचीवमेंट यानी सांस्कृतिक उपलब्धियां हो। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब बनता है एक स्वर्ण। तो गुप्त साम्राज्य, इसने करीब 320 से 550 सीई तक राज किया और इसी दौर को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। पर क्यों? चलिए उन वजहों को एक एक करके देखते हैं जो इस बड़े दावे के पीछे हैं। अच्छा, कोई भी महान युग वो एकदम से तो नहीं बन जाता है ना। इसकी शुरुआत होती है दमदार लीडरशिप से। तो चलिए कहानी की शुरुआत उन शासकों से करते हैं जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये टाइमलाइन देखिए, एक पूरी कहानी बताती है। 320 सी में चंद्रगुप्त प्रथम ने कह सकते हैं स्टेज सेट किया। फिर 335 सी में आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपनी जीतों से साम्राज्य को बहुत बहुत बड़ा बना दिया। 380 सी आते आते चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर एम्पायर अपने पीक पर था। लेकिन 455 सी तक आते आते स्कंदगुप्त को बाहरी हमलों का सामना करना पड़ रहा था। ये एक इशारा था कि मुश्किलें आने वाली हैं। अब जरा इन शासकों के खास कामों पर नजर डालते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। शक्तिशाली लिच्छवी राजकुमारी से शादी की। ये एक पॉलिटिकल गठबंधन था जिससे उनके वंश को ताकत भी मिली और इज्जत भी। फिर आए उनके बेटे समुद्रगुप्त। वो तो अपनी मिलिट्री स्किल्स के लिए इतने फेमस थे कि उनकी तुलना अक्सर अलेक्जेंडर से की जाती है। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने व्यापार और कला को इतना बढ़ावा दिया कि साम्राज्य उस बुलंदी पर पहुंच गया जिसके लिए ये गोल्डन एज जाना जाता है। और देखिए, साम्राज्य की ताकत का सबूत हमें कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इतिहास से मिलता है। समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है ना, उसमें साफ साफ लिखा है दक्षिण और उत्तर भारत में विजय। ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, ये उस मिलिट्री पावर का जीता जागता सबूत है जिसने पूरे एम्पायर को सिक्योर किया और आगे की तरक्की के लिए एक मजबूत नींव रखी। लेकिन सिर्फ तलवार के दम पर तो कोई साम्राज्य हमेशा नहीं चल सकता, सही है ना? उसे चलाने के लिए एक बेहतरीन इंजन की जरूरत होती है, मतलब एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन और एक मजबूत इकोनॉमी। चलिए देखते हैं कि गुप्तों ने ये कैसे किया। ये स्ट्रक्चर देखिए कितना ऑर्गेनाइज था। सबसे ऊपर तो राजा, जिसके पास सारी अथॉरिटी थी। उन्हें सलाह देने के लिए थी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे मंत्री सभा कहते थे। फिर पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें महाप्रतिहार संभालते थे। और प्रांतों के अंदर थे जिले यानी विषय, जिन्हें विषयापति मैनेज करते थे। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट। तो भाई इस साम्राज्य के पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? ये चार्ट देखिए। सबसे बड़ी बैकबोन तो थी खेती यानी एग्रीकल्चर, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड, खासकर रोमन एम्पायर के साथ, वो भी जबरदस्त था। भारत के कपड़े, मसाले, कीमती सामान दुनिया भर में जा रहे थे। और हाँ, लोकल मार्केट्स भी खूब फल फूल रहे थे। मतलब एक बहुत ही डाइवर्स और एक्टिव इकोनॉमी थी। अब इतनी बड़ी मशीनरी को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये पैसा आता था मेनली दो जगह से। एक तो जमीन पर लगने वाला टैक्स, जिसे बली कहते थे, और दूसरा व्यापार पर लगने वाला टोल टैक्स। यही वो रेवेन्यू था जिससे एक बड़ी सेना और एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो चलिए अब आते हैं इस स्वर्ण युग वाले दावे के बिल्कुल दिल में। वो था एक जबरदस्त कल्चरल एक्सप्लोजन। देखिए, जब शांति होती है, पैसा होता है, तो आर्ट, लिटरेचर, नए नए आइडियाज, ये सब खूब फलते फूलते हैं। और गुप्त काल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। गुप्त काल की कला सच में कमाल की थी। ये वो दौर था जब पहली बार फ्री स्टैंडिंग हिंदू मंदिर बनने शुरू हुए। सोचिए, इन्होंने आने वाली सदियों के लिए मंदिर आर्किटेक्चर का एक खाका तैयार कर दिया।
मूर्तियों में एक नया रियलिज्म आया, इमोशंस दिखने लगे। अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं वो तो जैसे पूरी पूरी कहानियां सुनाती हैं। और सांची और मंदसौर में मिले शिलालेख इस दौर की कला का एक पक्का सबूत है। और ये सिर्फ कला का ही नहीं बल्कि लिटरेचर का भी गोल्डन टाइम था। इसी दौर में हुए कालिदास जैसे महान लेखक, उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में एक मील का पत्थर है। इसका कितनी ही भाषाओं में अनुवाद हुआ और इसने दुनिया भर के राइटर्स को इंस्पायर किया। और शायद इस दौर की सबसे खास बातों में से एक था धार्मिक सहिष्णुता का माहौल। एक तरफ बौद्ध धर्म को स्टेट का सपोर्ट मिल रहा था, नए नए स्तूप और मठ बन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म भी खूब फल फूल रहा था, खासकर विष्णु और शिव जैसे देवताओं की पूजा। ये एक ऐसा वक्त था जब अलग अलग मान्यताएं एक साथ बिना किसी टकराव के आगे बढ़ सकती थीं। लेकिन इतिहास हमें एक बात और सिखाता है कि कोई भी स्वर्ण युग, कोई भी गोल्डन एज हमेशा के लिए नहीं रहता। तो चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से इस महान साम्राज्य का अंत हुआ। देखिए, साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, कई चीजें एक साथ हुईं। उत्तर से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, जिससे साम्राज्य के रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। अंदरूनी तौर पर भी बाद के जो शासक आए, उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। इसका फायदा उठाया प्रांतीय गवर्नरों ने और उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। और फिर लगभग 550 सीई आते आते वो महान साम्राज्य जो कभी अपनी ताकत और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, बिखर गया। एक युग का अंत हो गया। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, किसी गोल्डन एज की असली विरासत क्या होती है? क्या वो सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाएं और जीती हुई लड़ाइयां हैं, या फिर वो आइडियाज, वो कला, वो ज्ञान है जो साम्राज्यों के मिट जाने के बहुत बाद तक भी जिंदा रहता है? गुप्तकाल हमें शायद यही सिखाता है कि असली विरासत संस्कृति और ज्ञान में होती है, जो आज भी हमें इंस्पायर करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने दौर की क्या विरासत पीछे छोड़कर जाएंगे।